हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड का इतिहास, इसमें हम चंद राजवंश पढ़ रहे थे। चंद राजवंश में जितने भी शासक हुए उनके बारे में हमने बात कर दी थी, और जो चंदों के पतन हुए और उनके आय के क्या क्या स्रोत थे वो सारी चीज़ें हमने पढ़ दी। अब जो अगला हमारा आज का लेक्चर होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे जो चंदों के कर थे, टैक्सेस थे, जिनको बेसिकली 36 रकम 32 कलम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इनके प्रमुख टैक्सेस यानी कर कौन कौन से थे वो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, इनके जो कर थे वो 36 प्रकार के कर हुआ करते थे, जिनमें से मुख्य रूप से एक सिरती कर है। ठीक है, सिरती कर क्या होता था? एक नगद कर होता था जो भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था। इसके बाद जो अगला कर है उसको बोला जाता है बैकर। बैकर का मतलब होता है अनाज के रूप में दिया जाने वाला टैक्स। ठीक है, जो बैकर होता था वो अनाज के रूप में दिया जाने वाला टैक्स होता था। ठीक है, ये सारे टैक्सेस क्या होते थे? जनता को देने पड़ते थे, चंदों को। ठीक है, जो चंद शासक हुआ करते थे उस टाइम पे, उनको ये सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। फिर इसके बाद आता है मांगा कर। मांगा कर होता था युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। जब युद्ध होता था उस टाइम पे जो कर लिया जाता था लोगों से, उसको बोला जाता था मांगा कर। ठीक है, तो काफ़ी सारे कर हैं इनके, 36 कर। तो इनको आपको एक एक करके ऐसे याद करना है। ठीक है, डेली आप लोग एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट में आप लोग ये सारे कर लिख के वॉल पे, जहाँ पर आप लोग स्टडी करते हैं उस वॉल पे चिपका लीजिए। डेली आप लोग देखते रहेंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, जैसे मैंने याद करे थे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आता है डाला कर। जो गाँव के जो सयाने होते थे इनको दिया जाता था। ठीक है, गांव के सयानों को दिया गया अनाज के रूप में दस्तूर। मतलब जो गांव के जितने भी सयाने होते थे उनको दिया जाने वाला एक दस्तूर होता था, जिसको डाला बोला जाता था। फिर होता था जूलिया कर, जो नदी पुलों पर लगने वाला कर होता था, जिसको सांगा कर भी बोला जाता था। देखिए, ये वाला कर काफी इंपॉर्टेंट है, जूलिया कर एग्जाम में बनता है। फिर है राखिया कर, जो नगद कर होता था। मतलब जो माल भाबर और भोटिया वाले जो व्यापारी होते थे इनसे लिया जाता था राखिया कर। फिर इसके बाद आता है खेनी कपलिनी। ठीक है, खेनी कपलिनी बेसिकली कुली बेगार कर होता था। फिर है कटक कर, जो सेना के लिए लिया जाने वाला कर होता था। अब देखिए, सेना के लिए आपको यहाँ पर दो कर देखने को मिलते हैं। एक तो आपका आता है कटक कर। ठीक है, दूसरा होता है आपका मांगा कर, जो युद्ध के समय लिया जाता था। ठीक है, युद्ध के समय सेनाओं के लिए लिया जाने वाला कर होता था कटक कर। ठीक है, सेना के लिए लिया जाने वाला कर था एक कटक कर, एक है मांगा कर। तो उसके बाद आता है मिजारी कर, जो कामगारों से लिया जाने वाला कर होता था। फिर साहू कर है, जो लेखक को दिया जाता था, साउली भी इसको बोला जाता है। तो ये वाला जो टैक्स है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, साहू। ठीक है, जो लेखकों को दिया जाता था। कूत कर क्या होता था? नगद के बदले अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर। फिर देखिए भेंट कर क्या होता था? भेंट कर जो राजा व राजकुमार होते थे उनको दी जाने वाली जो भेंट होती थी उसको भेंट कर कहा जाता था। इसके बाद आता है सीकदार नेगी। सीकदार नेगी क्या होता था? परगना अधिकारी को दिया जाने वाला कर। फिर कनक कर था, जो शौका व्यापारी होते थे इनसे स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कर था कनक कर। मऊ कर क्या होता था? हर परिवार से लिया जाने वाला कर मऊ कर कहलाता था। फिर है भात कर, बड़े उत्सवों में भात की दावत। देखिए, उस टाइम पे जितने भी बड़े उत्सव हुआ करते थे कुछ भी, तो उस टाइम पे उनको क्या करनी पड़ती थी? भात की दावत देनी पड़ती थी, जिसको भात कर कहा जाता था। फिर एक भाग कर आता था, जो घराटों पर लगने वाला कर था। ये भी इंपॉर्टेंट है, भाग कर। जो घराट होते थे उस टाइम पे उन पर लगाया जाने वाला टैक्स था भाग कर। फिर है न्यौवली कर। न्यौवली कर क्या होता था? न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला कर। अब देखिए, किसी व्यक्ति को न्याय पाना है तो राजा को न्यौली कर देगा, इसी के आधार पर उनको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। ठीक है, तो न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला कर होता था न्यौली कर। इसके बाद आता है रोल्या देवल्या। रोल्या देवल्या क्या होता था? राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए लिया जाने वाला कर। देखिए, जो राज परिवार होते थे उनके जो देवी देवता होते थे इनकी पूजा के लिए जो कर लिया जाता था उसको रोल्या देवल्या कर कहा जाता था। फिर है बजनिया कर। बजनिया कर क्या होता था? राजा की जितने भी नर्तक नर्तकियां होती थी इनके लिए लिया जाने वाला कर कहलाता था बजनिया कर। फिर है घोड़ियालो कर। अब देखिए, घोड़ियालो कर क्या होता था? राजा के घोड़ों के लिए लिया जाने वाला कर घोड़ियालो कर कहलाता था। फिर है कमीनचारी या सयानचारी। अब देखिए, कमीनचारी और सयानचारी क्या होता था? जितने भी उस टाइम पे सयाना और बूढ़ा होते थे इनको दिया जाने वाला कर क्या था? कमीनचारी या सयानचारी इसको बोला जाता था। फिर आता है बाजदार। महाजनों को दिया जाने वाला कर बाजदार कहलाता था। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखें तो देखिए टांड कर। फिर आता है सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर टांड कर कहलाता था।
फिर है रंगतली। रंगतली होता था बेसिकली लेखक को दिया जाने वाला कर। अब देखिए लेखकों को दिया जाने वाला कर पहले भी हमने एक पढ़ा जिसको कहा जाता है साहू। ठीक है, साहू और इसी को सावली भी बोला जाता था। ठीक है, साहू और सावली भी इसको बोला जाता था। ये लेखकों को दिया जाने वाला कर था। एक कर और है जिसको रंगतली कहते हैं, जो लेखकों को दिया जाने वाला कर है। तो ये सारे याद करने। और ये जो कर है इसका पता कहाँ से चला है, जो मूनाकोट ताम्रपत्र है इससे पता चला है कि रंगतली लेखकों को दिया जाने वाला कर होता था उस टाइम पे। फिर आता है हिलियानी अधूल कर। अब देखिए हिलियानी अधूल कर क्या होता था, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर। अब देखिए जब बरसात का मौसम आता है तो सड़कें क्या हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसकी मरम्मत करने के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको बोलते थे हिलियानी अधूल कर। फिर आता था पौरी कर। अब देखिए पौरी कर क्या होता था, बेसिकली पौरी कर होता था राजधानी की रखवाली के लिए दिया जाने वाला कर। ठीक है, जो राजधानी होती थी उसकी रखवाली के लिए दिया जाने वाला कर, इसे पहरी भी कहा जाता था। फिर है औताली। औताली क्या होता था, राजा की जमीन होती थी। ठीक है, राजा की जो जमीन होती थी उसको औताली कहा जाता था। इसके बाद आता है कुकरियालो, यानी राजा के कुत्तों के लिए लिया जाने वाला जो कर था उसको बोलते थे कुकरियालो। स्यूक कर क्या होता था, राजा के सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर स्यूक कर कहलाता था। फिर है जगरिया कर। अब देखिए जो उस टाइम पे जागर लगाने वाले ब्राह्मण होते थे इनसे लिया जाता था। ठीक है, फिर आता है चौपदार। चौपदार क्या होता था, राजा की निजी वस्तुओं को, जैसे ढाल है, तलवार है, ढोने वाले जो लोग होते थे उनके लिए लिया जाने वाला कर चौपदार कहलाता था। ठीक है, जो राजा की निजी वस्तुएं होती हैं, प्राइवेट चीज़ें होती हैं जैसे ढाल तलवार हैं, इनको जो ढोने वाले व्यक्ति होते थे उनके लिए लिया जाने वाला कर कहलाता था चौपदार कर। ठीक है, तो ये इनके 36 कर थे। इसके बाद हम लोग इनकी राज व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, राज व्यवस्था कैसे चलती थी, क्या चीज़ें इनके टाइम पर होती थी। अब देखिए एग्जाम में जरूर बनता है सयाने, बूढ़े और थोकदार, ये एग्जाम में हमेशा बनते हैं। अब देखिए सयाने क्या होते थे उस टाइम पे, तो हम लोग देखते हैं सयानों के बारे में। अब देखिए जो सयाने होते थे उस टाइम पे, सयाने बेसिकली जो पाली पछाव वाला क्षेत्र था, पाली पछाव वाले क्षेत्र पर सयानों की नियुक्ति करी गई थी। सयाने ये जितने भी हैं ये बेसिकली एक दल हुआ करते थे, सयानों का दल, बूढ़ों का दल, थोकदारों का दल। ठीक है, अब देखिए जो सयाने होते थे वो बेसिकली पाली पछाव वाले क्षेत्र पर होते थे। अब सयानों में कौन कौन आते थे, मनराल आते थे, बिष्ट आते थे और बंगारी आते थे। ये 3 जाति के लोग क्या होते थे, सयाने बनते थे उस टाइम पे। फिर दूसरा आता है बूढ़ा। अब बूढ़ा क्या होता है, काली कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है, काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में बूढ़ा जो दल था ये यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, इनको यहाँ पर इनका कार्य चलता था। अब देखिए जो काली कुमाऊं वाला क्षेत्र था यहाँ पर जो तड़ागी हैं, बोरा हैं, कारकी हैं और चौधरी हैं, ये यहाँ पर क्या करते थे, बूढ़ा का काम करते थे। अब देखिए जो तड़ागी, बोरा, कारकी, चौधरी हैं इनको चाराल भी कहा जाता था, जो सोमचंद के टाइम पर थे। ठीक है, इसके बाद जो थोकदार दल था, थोकदार था ये दारमा जोहार वाली जो घाटी है यहाँ पर इनका कार्य चलता था। ठीक है, तो ये इस तरीके की इनकी राज व्यवस्था थी चंदों की। अब देखिए इनके टाइम पर एक प्रधान हुआ करता था। प्रधान के क्या कार्य होते थे, देखिए जो मालगुजारी का कार्य है, पुलिस प्रशासन वाला कार्य है, ये प्रधान के क्या होते थे, कार्य होते थे। इसके बाद हम बात करें इसके सहायक की, तो जो प्रधान के सहायक होते थे वो बेसिकली कोटाल और प्रहरी होते थे। ठीक है, कोटाल और प्रहरी क्या होते थे, इनके सहायक होते थे। अब जो कोटाल होते थे इनका कार्य क्या होता था, सहायक लेखाकार का। अभी देखिए जो सहायक लेखाकार होते हैं उसी तरीके से उस टाइम पे जो कोटाल होते थे उनका कार्य होता था सहायक लेखाकार का। और जो प्रहरी होते थे इनका काम होता था चौकीदारी करने का। ठीक है, तो इस तरीके से इनका चलता था। अब पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो सोमचंद के टाइम पर से ही चली आ रही है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, बीडी पांडे के अनुसार यानी बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सोमचंद के समय से ही चली आ रही है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था में भी 2 दल बनाए गए थे, एक दल था मेहराओं का, एक दल था फरत्यालों का, और ये दल भी सोमचंद ने ही बनाए थे। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था में बेसिकली 5 थोक भाग लेते थे। कितने थोक भाग लेते थे, 5 थोक भाग लेते थे। जो छठे थोक होते थे उनको तेथरी कहा जाता था, ये पंचायत का छठा भाग होता था, तेथरी। ठीक है, 5 भाग तो होते थे जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो छठा भाग है उसको तेथरी कहा जाता था, जो पंचायत का छठा भाग होता था। अब देखिए 5 भाग जो भाग लेते थे ये पंचायत, जो इनकी पंचायतें होती थी ये बाजाखल में होती थी। ठीक है, एक जगह होती थी, जो 5 थोक हैं इनकी एक पंचायत होगी जो कहाँ पर होगी, बाजाखल में होगी। ठीक है, बाजाखल में इनकी पंचायत होती थी। अब देखिए एक बार क्या होता है, यहाँ पर एक स्टोरी समझना। एक बार क्या होता है, जो बूढ़े लोग थे, मैंने अभी बताया बूढ़े कहाँ थे, काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में, तड़ागी, बोरा, कारकी, चौधरी लोग। अब इन बूढ़ों ने क्या कर दिया,
थोकदारों पर टैक्स लगा दिया। अब जो थोकदार थे वो दारमा जोहार घाटी में रहने वाले थे, तो बूढ़ों ने क्या कर दिया, थोकदारों पर टैक्स लगा दिया। अब थोकदारों को आता है गुस्सा और इन्होंने कर दी बूढ़ों की हत्या। जो चार चार जाति के बूढ़े हुआ करते थे, तड़ागी, बोरा, कार्की, चौधरी। अब दारमा घाटी के जो जोहार घाटी के जो थोकदार थे, इन्होंने क्या कर दी, बूढ़ों की हत्या कर दी, क्योंकि इन्होंने इस पर टैक्स लगाया था। अब इन्होंने इनकी हत्या कर दी, तो सारे बूढ़ों को मारकर इन्होंने क्या कर दिया, दफना दिया था। और जहां पर इनको दफनाया गया उस जगह को बोला जाता है बूढ़ा चौरा। ठीक है, क्या बोला जाता है, बूढ़ा चौरा इस जगह को बोला जाता है। उसके बाद जब अब बूढ़े तो सारे मारे गए, तो उसके बाद क्या होता है, बाद में जो मेहरा और फरत्याल थे, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था के दो गुट बनाए गए थे, मेहरा और फरत्यालू का, और ये मेहरा और फरत्याल लोग ही क्या होते हैं, बाद में बूढ़ा बनते हैं, जो चंद वंश के लिए क्या बने थे, काफी इंपॉर्टेंट थे। अब मैंने बात करी जो छठे भाग होते थे पंचायती राज व्यवस्था का, ये होता था तेथरी। ठीक है, जो पंचायत का छठा भाग होता था। अब देखिए चंदू के समय बात करें तो भूमि मापन की इनकी जो मापतौल की प्रणाली हुआ करती थी, ये किस तरीके की होती थी। अब देखिए भूमि मापन की जो प्रणाली होती थी वो बेसिकली इनका जो एक मापन होता था जिसको अधोली कहा जाता था। क्या बोला जाता था, अधोली इसको बोला जाता था, जो बेसिकली 15 केजी के अप्रॉक्स होता था। ठीक है, 15 किलो के आसपास होता था, जिसको अधोली कहा जाता था। अभी के टाइम पर तो डिजिटली और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नापतोल के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे जो अधोली होता था 15 किलो का। उसके बाद जो फेमस था वो था नाली। नाली का प्रयोग अभी भी उत्तराखंड में होता है। जो नाली होता था भूमि मापने के लिए, ये 2 केजी के आसपास का होता था। इसके अलावा और भी चीजें होती थी, जैसे जूला पासा है। ठीक है, जूला था, जो जूला होता था ये 10 कुंतल के बराबर होता था। ठीक है, उसके बाद आता था पालो। ठीक है, पाला या पालो बोला जाता था, पाल बोला जाता था बेसिकली, इसको पहाड़ी भाषा में बोले तो पाल ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो पालो और मसा भी इसको बोला जाता था। ठीक है, पालो और मसा, इसका जो नेट है मतलब वेट है, ये इसका पता नहीं है मतलब कि कितना इसमें वेट रहता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चंदू के टाइम पर भूमि मापने की प्रणाली होती थी, मापतौल की प्रणाली होती थी। अब इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो छूट जाते हैं चंद राजवंश से, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए आपको पता होगा जो बागनाथ मंदिर है, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, लक्ष्मी चंद ने कराया था। कब कराया था, 1602 ईस्वी में कराया था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद करने हैं। अब एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है मोहम्मद खान के बारे में। अब देखिए जो मोहम्मद खान था ये बेसिकली क्या होता है, रोहिला सरदार होता है। अब हमने उस टाइम पर एक रोहिला सरदार पढ़ा था, दाऊद खान। ठीक है, दाऊद खान क्या था, एक रोहिला सरदार हुआ करता था। वैसे ही बाद में एक रोहिला सरदार आता है मोहम्मद खान करके। मोहम्मद खान क्या होता है, रोहिला सरदार होता है, जो बेसिकली विजयपुर में रहता है। ठीक है, विजयपुर का होता है बेसिकली। तो इसने एक बार क्या होता है, इनका युद्ध हो जाता है रोहिला सेना और कुमाऊं के शासकों के बीच में। ठीक है, मोहम्मद खान क्या करता है, जो विजयपुर का रहने वाला था, मोहम्मद खान का युद्ध हो जाता है रोहिला सेना लेके कुमाऊं के शासकों के साथ। तो इसमें मतलब जो रोहिला सेना थी ये जीत जाती है और कुमाऊं के जो शासक होते हैं वो इनसे हार जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, जो मंसूर अली खां थे, मंसूर अली खां बेसिकली अवध का नवाब था, जिसने तराई के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उत्तराखंड में जितने भी तराई के क्षेत्र थे, यहाँ पर मंसूर अली ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, जो कहाँ का था, अवध का नवाब था। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल्याण चंद के बारे में देखें तो कल्याण चंद ऐसा शासक था जिसने डोटी में शरण ली थी। ठीक है, डोटी में शरण लेने वाला चंद शासक कौन था, तो ये था कल्याण चंद। अब देखिए कुछ ताम्रपत्रों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एक ताम्रपत्र है जिसको बोला जाता है सीरा ताम्रपत्र। ठीक है, जो 1353 ईस्वी का मिला है। ठीक है, कब का मिला है, 1353 ईस्वी का मिला है सीरा ताम्रपत्र। एक मिला है सोर ताम्रपत्र। अब देखिए जो सीरा ताम्रपत्र है ये डीडीहाट वाले क्षेत्र से मिला है। ठीक है, जो सोर ताम्रपत्र है ये पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र से मिला है। जो सोर ताम्रपत्र है ये कब का है, 1337 ईस्वी का मिला है, जिससे हमें चंदू के बारे में पुष्टि मिलती है। फिर लक्ष्मी चंद के बारे में बात करें तो लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली कहते थे। ठीक है, लखुली बिराली के नाम से इनको जाना जाता था, क्योंकि वो क्या था, बहुत ही डरपोक था, जो मुगलों से डरता था। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक व्यक्ति हुआ करते थे उस टाइम पे, ख्वासा खां। ठीक है, कौन हुआ करते थे, ख्वासा खां हुआ करते थे। तो ख्वासा खां के टाइम पीरियड पर ये जो ख्वासा खां होता है ये कल्याण चंद के टाइम पर क्या करता है,
कुमाऊं में आके शरण लेता है। ठीक है, कुमाऊं के चंदू के यहाँ आकर इसने शरण ली थी। अब उस टाइम पे जो शासक चल रहा था, या तो उस टाइम माणिक चंद था, या तो पूर्ण चंद था, या कल्याण चंद था। अब इसमें हम अच्छे से पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किताबों में इतना डिटेल में दिया नहीं गया है। तो हर किताबों में अलग अलग मिलता है, कहीं पर आपको माणिक चंद, कहीं पर पूर्ण चंद, कहीं पर कल्याण चंद देखने को मिलता है। तो इन तीनों में से एक शासक उस टाइम पे रहा होगा जब खवाशा खां कहा आया था, कुमाऊं आया था, और उसने इनके दरबार में, इनमें से एक के दरबार में क्या करा था, शरण ली थी। अब देखिए ख्वासा खां कुमाऊं क्यों आता है, क्यों ये शरण लेता है? तो बेसिकली जो ख्वासा खां होता है ये दिल्ली का विद्रोही होता है। मतलब जो दिल्ली में मुगल दरबार चल रहा था वहां का विद्रोही होता है, जो वहां से भाग के कुमाऊं आके इनके दरबार में रहता है। ठीक है, अब देखिए जो ख्वासा खां है इसकी जानकारी का पता हमको कैसे चलता है? तो इसका पता चलता है मतजान ए अफगान से। ठीक है, एक पुस्तक है मतजान ए अफगान, तो मतजान ए अफगान से हमें क्या पता चलता है? ख्वासा खां के बारे में पता चलता है। अब इसके लेखक कौन है? अहमद याददार हैं। ठीक है, कौन है? अहमद याददार इसके क्या हैं? लेखक हैं मतजान ए अफगान के। इससे पता चलता है कि जो ख्वासा खां थे इसने कुमाऊं में शरण ली थी। अब देखिए जोशी एवं पंत नामक जो ब्राह्मण हैं ये कुमाऊं में महाराष्ट्र से आए हुए थे। अब देखिए जोशी एवं पंत, जितने भी पंत ब्राह्मण हैं और जोशी ब्राह्मण हैं, ये बेसिकली महाराष्ट्र से आए हुए हैं उत्तराखंड में। ठीक है, देखिए जो चंद राजकुमार होते थे इनकी उपाधियां होती थी कुंवर या गुसाई। जो चंद राजकुमार होते थे इनको कुंवर बोला जाता है, कुंवर साहब या गुसाई साहब। ठीक है, कुंवर और गुसाई क्या होते थे? चंदू के राजकुमार होते थे, जो राजा होते थे उनके पुत्र होते थे बेसिकली। ठीक है, तो इसके बाद देखिए गढ़वाल में शरण लेने वाला चंद शासक कौन था? अब हमने इससे पहले पढ़ा कि डोटी में शरण लेने वाला चंद शासक कौन था। तो डोटी में शरण लेने वाला चंद शासक था कल्याण चंद। कौन था? कल्याण चंद था। अब गढ़वाल में शरण लेने वाला चंद शासक कौन था? तो ये था त्रिमल चंद, जो 1625 ईस्वी में गढ़वाल में शरण लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे जगत चंद के बारे में। तो देखिए जगत चंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यह एकमात्र चंद शासक था जिसके ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम उल्लिखित है। ठीक है, जगत चंद एकमात्र ऐसा शासक है जिसके मतलब जो ताम्रपत्र है इसमें उसके पिता का नाम क्या है? उल्लिखित है। अब आपको पता होगा कुमाऊं में जो स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है, वो इसी के शासनकाल को माना जाता है। ठीक है, जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल माना जाता है। और जगत चंद का ताम्रपत्र जो है इसमें इसके पिता का नाम उल्लेखित है, बाकी शासकों के ताम्रपत्र में नहीं मिलता है। और जो जगत चंद था इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद का पुत्र हुआ करता था जगत चंद, जिसकी मृत्यु होती है चेचक के कारण। ठीक है, चेचक के कारण किसकी मृत्यु होती है ऐसा पूछा जाता है, तो वो था जगत चंद। अब देखिए जो ताम्रपत्र है ये बेसिकली बरम ताम्रपत्र है, मतलब ये बरम से मिला है। बरम कहाँ पड़ता है? बरम पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक धारचूला जो विधानसभा है, धारचूला विधानसभा में एक क्षेत्र पड़ता है बरम। बरम से हमको एक ताम्रपत्र मिलता है जिसमें जगत चंद के बारे में पता चलता है। बेसिकली उन्हीं का ताम्रपत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं गोबासा ताम्रपत्र की। तो देखिए जो गोबासा ताम्रपत्र है, गोबासा ताम्रपत्र से हमको ज्ञानचंद के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ज्ञानचंद जो था, ज्ञानचंद द्वितीय भी इसको बोला जाता है। तो ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में गोबासा ताम्रपत्र से हमको क्या मिलता है? जानकारी प्राप्त होती है इस ताम्रपत्र से, गोबासा से। अब देखिए भूमिदान की बात करें उस टाइम पर, तो उस टाइम पे जो भूमि होती थी, रौत भूमि, गूंठ भूमि और संकल्प भूमि, 3 तरीके की भूमि उस टाइम पे मानी जाती थी। अब देखिए पिता के रहते राजकुमारों ने भूमि दान करी थी उस टाइम पे, तो वो राजकुमार कौन थे देखते हैं। देखिए जो पर्वत चंद था, रत्न चंद था, तिरमल चंद था, ये 3 ऐसे राजकुमार थे। उस टाइम पे शासक नहीं थे, ये थे राजकुमार। ठीक है, शासक नहीं बने थे, ये थे राजकुमार। ये ऐसे राजकुमार थे, इनके पिता गद्दी पर बैठे हुए हैं, फिर भी इन्होंने क्या करी थी? भूमि दान करी थी। ठीक है, तो एकमात्र ऐसे राजकुमार हैं जिन्होंने पिता के रहते भूमि दान करी थी। देखिए उस टाइम पे एक चीज और होता था जिसको दीवान कहा जाता था। अब दीवान क्या होता था? जो मंत्री परिषद होती थी उसका प्रधानमंत्री जो होता था उसको दीवान कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए उस टाइम पे एक ठक्कुर हुआ करते थे। ठक्कुर क्या होते थे? जो ठक्कुर लोग होते थे बेसिकली सामंत लोग होते थे, मतलब ये सामंत हुआ करते थे चंदू के। ठीक है, चंदू के जो सामंत होते थे उनको ठक्कुर कहा जाता था।
अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज और है, बूढ़ा सयाना और थोकदार। ठीक है, जो बूढ़ा सयाना और थोकदार था इनको एक चीज मिलता था जिसको बोलते थे दस्तूर। ठीक है, दस्तूर क्या होता था? दस्तूर एक नजराना होता था। बेसिकली क्या होता था? नजराना होता था, जो किसको मिलता था? बूढ़ा सयाना और थोकदारों को मिलता था। अब एग्जाम में पूछा जाता है दस्तूर क्या होता था, तो दस्तूर होता था बेसिकली नजराना। ठीक है, जो बूढ़ा सयाना और थोकदारों को दिया जाता था। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको देखते हैं। अब देखिए जो कुमाऊं में जो चंद राजवंश था उस टाइम पे जो सबसे बड़े इकाई होती थी वो मंडल होती थी। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र 2 मंडलों में विभक्त था। अब मंडलों से छोटा होता था देश, उसको बोला जाता था। देश से छोटे होते थे परगने, परगने से छोटे होते थे गरखे, गरखे से छोटे होते थे गांव, गांव में कार्य करते थे बूढ़ा सयाना और थोकदार। ठीक है, अब जो परगने होते थे बेसिकली 2 परगने होते थे। कौन कौन से? एक होते थे सैन्य परगना, दूसरा होता था नागरिक परगना। ठीक है, जो ये हम पढ़ने, ये चंदों की शासन इकाई है। अब देखिए जो इनका होता था सैन्य परगना और नागरिक परगना। सैन्य परगने में जो अधिकारी होता था उसको बक्सी कहा जाता था। नागरिक परगना में जो अधिकारी होता था उसको सिखदार कहा जाता था। ठीक है, सिखदार जो होता था ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब देखिए न्यायाधीश का काम उस टाइम पे कौन करता था, तो ये राजा ही करता था। ठीक है, जो राजा होता था उस टाइम पे ये न्यायाधीश का कार्य भी करता था। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे उत्तराखंड के जो प्रमुख किले हैं चंदू के टाइम के किले, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जो देखिए तल्ला महल, रंग महल, इसका निर्माण कराया था उद्योग चंद ने। अब देखिए उत्तराखंड के प्रमुख किले हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो किला है ये है लाल मंडी किला। अब देखिए लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? कल्याण चंद ने कराया था। ठीक है, कल्याण चंद ने लाल मंडी किले का निर्माण कराया था। इसी को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है। फोर्ट मायरा या फोर्ट मोइरा इसको बोला जाता है। अल्मोड़ा जो पलटन बाजार है, पलटन बाजार में स्थित है लाल मंडी किला, जिसकी स्थापना कल्याण चंद ने 1663 ईस्वी में करी थी। इसके बाद जो अगला किला आता है ये है हमारा खगमरा किला, जो भीष्मचंद ने बनाया था। ठीक है, खगमरा किला किसने बनाया था? भीष्मचंद ने बनाया था अल्मोड़ा में। फिर देखिए मल्ला महल किला। अब देखिए जो मल्ला महल किला है इसका निर्माण कराया था रुद्रचंद ने। अल्मोड़ा में ही इसका निर्माण किया गया था। अब देखिए जो राजबुंगा किला है इसका निर्माण कराया था सोमचंद ने चंपावत में, और इसी किले पर क्या करी थी उसने? चंदू की स्थापना करी थी, मतलब चंद राजवंश की स्थापना करी थी। फिर आता है नेथड़ा का किला, ये बेसिकली गोरखा कालीन बना है जो अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बाद सिरमोही किला आता है जो लोहा घाट के चंपावत में स्थित है। फिर इसके बाद आता है बाणासुर किला जो चंपावत में स्थित है, इसका स्थानीय नाम मारकोट था। ठीक है, जो बाणासुर का किला है इसको बेसिकली उस टाइम पे मारकोट के नाम से जानते थे। फिर आता है गोल्ला चौड़ जो राजा गोरिल ने बनाया था चंपावत में। जो राजा गोरिल थे, गोरिल देवता के नाम से भी गोरिल देवता पूजे जाते हैं, तो राजा गोरिल ने बनाया था चंपावत में गोल्ला चौड़। फिर है बैराट का किला जो कालसी के निकट स्थित है देहरादून में। फिर है खलंगा या नाला पानी का किला जो बेसिकली देहरादून में है। जब जो गोरखा लोग होते हैं, गोरखा लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आक्रमण करते हैं। जब गोरखा लोग जब मतलब पंवार वंश पर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेजों के बीच और पंवारों के बीच में खलंगा और नाला पानी के किले में यहाँ दुर्ग में युद्ध होता है, जो कहाँ है? देहरादून में है। फिर आता है कलवागढ़ी किला जो रुड़की के ग्राम रांझा में स्थित है। फिर है रुद्रपुर का किला जो शिवदेव जोशी ने बनाया था काशीपुर में। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। गोरखा किला लंदन फोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, जो बेसिकली पिथौरागढ़ में स्थित है और इसको गोरखाकालीन माना जाता है। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया? सोर का किला। ठीक है, सोर का किला भी इसको बोला जाता है। अब इस तरीके से हमारा चंद राजवंश आज खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा परमार वंश आएगा, पंवार वंश, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को अच्छे से मैंने डिटेल में पूरा चंद राजवंश करा दिया है, तो आप लोग इसके इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं उनको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िए। और मेरी दूसरी जो प्लेलिस्ट बनी है जिसमें मैंने डिटेल वाइज, चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज कराए हुए हैं परीक्षावाणी और वन लाइनर के, तो उनको आप लोग जाके देख सकते हैं। एक बार आप थ्योरेटिकल पूरा पढ़ें, नोट्स बनाएं, उसके बाद वन लाइनर और एमसीक्यूज आप लोग करें, तो इससे आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो होप करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।